नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। आप पीछे देख रहे हैं एग्ज़ाम फ़ोबिया। एग्ज़ाम फ़ोबिया क्या है? एग्ज़ाम फ़ोबिया क्यों होता है? एग्ज़ाम फ़ोबिया से बचने के क्या उपाय हों? इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। देखिए, अधिकांशतः इस तरह के जो वीडियोज़ होते हैं, आजकल लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं। अधिकांशतः ये होता है कि 2 मिनट, 3 मिनट के वीडियो जो शॉर्ट वीडियोज़ होते हैं, वो देखने का आजकल चलन हो गया है। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसका एक-एक हिस्सा महत्वपूर्ण होगा। ये जो शॉर्ट चीज़ों का प्रचलन है, ये वर्तमान में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पहले मुझे याद है कि टेस्ट मैचेज़ हुआ करते थे, 5-5 दिन के मैचेज़ हुआ करते थे, फिर 60 ओवर्स मैच हुए, फिर 50 ओवर्स मैच हुए, T20 मैचेज़ आए। अब मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में शायद T10 मैचेज़ आएँ, T5 मैचेज़ आएँ और मे बी कि ऐसा भी हो कि दोनों टीम के कप्तान आएँ, टॉस करें और जो टॉस जीत गया वो मैच जीत जाए। हो सकता है ऐसा भी हो। पुराने समय में आप अगर देखें, तो हमारी जो खाना बनाने की पद्धति थी, वो टाइम टेकिंग थी। धीरे-धीरे करके वो भी बहुत ज़्यादा कम समय लेने वाली पद्धतियों में परिवर्तित हो गया। आज की डेट में प्रेशर कुकर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं और जल्दी-जल्दी खाना बनता है। पुराने समय में मूवीज़ हुआ करती हैं 3-3 घंटे की, साढ़े 3-3 घंटे की। मुझे याद है एक कोई सी मूवी थी राज कपूर साहब की, 4 घंटे की मूवी थी। 2 इंटरवल्स हुआ करते थे उसमें। फिर धीरे-धीरे शॉर्ट चीज़ों का प्रचलन हुआ और आज ये शॉर्ट इतना शॉर्ट हो गया है कि 2-2 मिनट के रील्स बनने लगे हैं। तो धीरे-धीरे करके हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा शॉर्ट करते जा रहे हैं। और क्या आपको नहीं लगता कि इस वजह से ही हमारी ज़िंदगी भी शॉर्ट होने लगी है? पहले लोग 75, 80, 90, 100 इतने सालों तक जिया करते थे। मेरी नानी जी अभी भी ज़िंदा हैं, भगवान उनको और लंबी उम्र दे। लगभग 100 वर्ष उनकी उम्र हो चुकी है। मेरी दादी जी का देहांत अभी कुछ वर्षों पहले हुआ। 100 वर्षों में उनका देहांत हुआ था। तो ये शॉर्ट चीज़ें मुझे उतना अपील नहीं करती, बट हाँ, लोगों को अपील करती हैं। लोग आजकल शॉर्ट चीज़ों पे ज़्यादा भाग रहे हैं। खैर, मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं दूँगा, बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी बात हम करेंगे, जो चर्चा करेंगे, उसे आप अंत तक ज़रूर देखें। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, न केवल आपके लिए बल्कि आपके बच्चों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ये एग्ज़ाम फ़ोबिया क्या होता है। देखिए, बच्चों में अधिकांशतः एग्ज़ाम का डर होता है और ये एग्ज़ाम का डर क्यों होता है, ये एग्ज़ाम के डर के लक्षण क्यों होते हैं और इससे उभरने के क्या उपाय हो सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे कि एग्ज़ाम क्या होता है, एग्ज़ाम किसे कहते हैं, परीक्षा क्या है? परीक्षा क्या होता है, इसको भी मैंने थोड़ा-सा डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। एक स्लाइड के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस बात को समझा पाऊँ कि ये परीक्षा जो है, ये क्या होती है। देखिए, परीक्षा या एग्ज़ाम, परीक्षा को अगर हम परीक्षा का संधि विच्छेद करें, तो परीक्षा का मतलब होता है पर धन इच्छा। पर का मतलब पराया, दूसरा इच्छा, विश, हाँ। तो भाई, परीक्षा जो शब्द है, इस शब्द का मतलब ही ये है कि हम दूसरों की इच्छा के आधार पर चीज़ों को लिख रहे हैं या उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न दूसरे की इच्छा पर आधारित है। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर हमारी इच्छा पर होते प्रश्न, तो फिर हमारे लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। लेकिन चूँकि पूछे जाने वाले प्रश्न, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न दूसरों की इच्छा पर आधारित हैं, इसीलिए ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम का विषय, ये हमारे लिए एक जो है समस्या का विषय होता है। लेकिन परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे फिलॉसफर्स, बहुत सारे मैं कहूँ कि बहुत विचारकों ने इस विषय पर बहुत सारी बातें कही हैं और बहुत फिलॉसफीज़ दी जाती है। बच्चों को ये कहा जाता है कि ठीक है, आप चिंता मत कीजिए और ये परीक्षा है, ज़िंदगी परीक्षा से बढ़कर है। आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लीजिए, बहुत ज़्यादा। मैं इसको थोड़ा-सा मैं चाहूँगा कि हम अपने बच्चों को या हम अपने आप को भी इस बात के लिए तैयार करें कि एग्ज़ाम्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, परीक्षाएँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। क्यों महत्वपूर्ण होती हैं? क्योंकि परीक्षा केवल और केवल किसी क्लास की नहीं होती। और मेरा ये मानना है कि यदि हम बचपन से ही अगर अपने बच्चों को ये नहीं सिखाएँगे कि ये परीक्षाएँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, इनको सकारात्मक रूप से लेने की आवश्यकता है,
तो बच्चे जीवन में सफल हो पाएंगे, इसकी संभावनाएं कम होती हैं। इसलिए हमें निश्चित रूप से बच्चों को बचपन से ही इस बात की सीख देनी चाहिए कि परीक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। जीवन के प्रत्येक कदम पर आपको परीक्षा देनी है, इसीलिए आप इससे डरे नहीं, इससे घबराएं नहीं। सबसे पहले मैंने कोशिश की है कि परीक्षा को जो है समझा सकूं मैं कि परीक्षा क्या होती है। देखिए, परीक्षा ये निर्धारित करने का एक तरीका है कि कोई भी एक व्यक्ति अवधारणाओं को, कॉन्सेप्ट्स को कितनी अच्छी तरह से समझ सका है और एक निश्चित समय में उन अवधारणाओं को कितने बेहतर तरीके से वो समझा सकता है या कितने बेहतर तरीके से अपने कॉपी में लिख सकता है। हम हार्डकोर अब एग्जाम की बात कर रहे हैं, बच्चों के द्वारा दी जाने वाली परीक्षाओं की बात कर रहे हैं। तो परीक्षा क्या है? किसी निश्चित समय में अवधारणाओं को कितनी अच्छी तरह से प्रासंगिक रूप से समझता है। परीक्षाओं का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि अपने पाठ्यक्रम के संबंध में विषयों और मूल अवधारणाओं को उसने कितनी अच्छी तरीके से सीखा है, समझा है। दूसरी चीज यह है कि परीक्षा ज्ञान को मापने का एक प्रभावी साधन है। ये बात सही है कि परीक्षा ज्ञान को मापने का एक प्रभावी साधन है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चों में ज्ञान होते हुए भी वो अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और उसका कारण क्या है? तो उसका कारण ये एग्जाम फोबिया है। उन्हें परीक्षा का भय इस कदर व्याप्त होता है उनमें कि प्रश्नों के उत्तर आते हुए भी वो प्रश्नों के उत्तर दे नहीं पाते, लिख नहीं पाते। और यही है कि यह ज्ञान को मापने का एक साधन जरूर है, परीक्षा ज्ञान को मापने का एक साधन है, लेकिन एग्जाम फोबिया की वजह से वो ज्ञान कहीं ना कहीं एग्जाम फोबिया की वजह से प्रॉब्लम में आ जाता है। यह छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देता है। देखिए, ये बात सही है और कई जगह लिखा हुआ है कि छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए एग्जाम का आयोजन किया जाता है, पर मेरा मानना थोड़ा सा इससे अलग है। देखिए, प्रतिस्पर्धा क्या है? हम में से अधिकांश लोग मानते हैं कि 100 लोग एक ही चीज़ को पढ़ रहे हैं, 100 लोग एक ही कार्य को कर रहे हैं, तो उसमें वो कोई भी एक व्यक्ति किसी भी कार्य को कितने बेहतर तरीके से कर सकता है, उसको हम फर्स्ट कह देते हैं, फिर उससे कम वाले को सेकंड, फिर थर्ड। हम इस तरह इसे ही हम प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता मानते हैं। पर मुझे लगता है कि प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता हमारी स्वयं से होनी चाहिए। इससे पूर्व भी एक वीडियो में मैंने इस बात को एक्सप्लेन किया था कि प्रतिस्पर्धा कहाँ होनी चाहिए, किससे होनी चाहिए। मुझे लगता है हमारी प्रतिस्पर्धा स्वयं हमसे होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो IQ लेवल है वो हमारा स्वयं का है। दूसरों के IQ लेवल को हम नहीं मैच कर सकते या हम ले नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है कि हमें अपने IQ लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। आज जो हमारा लेवल यहाँ पे है, हम इतनी मेहनत करें कि हमारा IQ लेवल यहाँ तक बढ़े। हम इतना परिश्रम करें कि सारी चीज़ें जो हमारे ज्ञान का स्तर है, वो ज्ञान का स्तर यहाँ से बढ़कर और यहाँ तक हो जाए। यदि हम स्वयं अपने आप से प्रतिस्पर्धा करेंगे, तभी हम और उनसे प्रतिस्पर्धा करने के लायक बनेंगे। परीक्षा एक व्यक्ति के आत्मविश्वास और व्यक्तित्व के निर्माण में भी मदद करता है। यह अधिक अनुशासन और समर्पण प्राप्त करने में मदद करता है और हमें दबाव में केंद्रित रहने में मदद करता है। अब देखिए, मैंने क्यों कहा था कि परीक्षा जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? तो मैंने इसलिए कहा था कि जब हम बच्चों में बचपन से ही परीक्षा की आदत डालते हैं, तो क्या होता है, वो आत्मविश्वास और व्यक्तित्व निर्माण में मदद करेगा। और ये आत्मविश्वास और व्यक्तित्व निर्माण, ये तो जीवन के हर चरण में, हर कदम पर उनको इसकी आवश्यकता पड़नी है, और इसीलिए ये परीक्षा जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है। इसके बाद परीक्षा अधिक अनुशासन और समर्पण प्राप्त करने में मदद करता है। जाहिर सी बात है कि जब हम परीक्षा देते हैं, एग्जाम्स देते हैं, तो अनुशासन में रहते हुए पढ़ाई करते हैं, अपनी पढ़ाई के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं। कोई भी बच्चा यदि बचपन से ही अनुशासन और समर्पण सीखता है, तो जीवन के किसी भी मोड़ पर वो असफल नहीं हो सकता, क्योंकि हम आगे चलकर जो कुछ भी करते हैं, हर चीज़ कहीं ना कहीं अनुशासन और समर्पण, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन, इन दोनों की डिमांड करती है। तो जाहिर सी बात है, यह अनुशासन और समर्पण निश्चित रूप से बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। उनको बताया जाना चाहिए कि परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अनुशासन और समर्पण सीखें, क्योंकि आगे आने वाले जीवन में आपको इसकी ही आवश्यकता पड़नी है। और साथ ही साथ तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, यह हमें दबाव में भी फोकस रहने में मदद करता है।
यदि हम बचपन से ही परीक्षा को सकारात्मक रूप से लेते हैं तो दबाव में फोकस्ड रहना सीख लेते हैं और जीवन में कई सारे ऐसे मोड़ तो आने ही हैं। निश्चित रूप से आप सभी लोग इतने ज़्यादा अनुभवी हैं, आप सबको पता है कि जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमारे ऊपर काफ़ी दबाव होता है। एक सरकारी अधिकारी होने के नाते कई सारे दबाव मैं भी झेलता हूँ और मुझे लगता है कि ये जो दबाव है, इस दबाव को झेलने की आदत हमें बचपन से ही होनी चाहिए। क्योंकि अगर बचपन से ही इस दबाव को झेलने की आदत हम में है, तो निश्चित रूप से आगे चलकर भी हम उस दबाव को झेलने के लायक हो पाएंगे। तो परीक्षा हमें दबाव में फोकस रहने में मदद करता है, इसीलिए भी परीक्षा महत्वपूर्ण है। और सबसे बाद में बात करते हैं कि समय प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। टाइम मैनेजमेंट, पता नहीं कितने सारे विचारक, पता नहीं कितने सारे गुरु, पता नहीं कितने सारे लोगों ने टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता नहीं कितनी सारी बातें कही। देखिए, टाइम मैनेजमेंट सीखने का सबसे अच्छा तरीका है अच्छे तरीके से परीक्षा की तैयारी करना। वो व्यक्ति ही परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकता है, वही व्यक्ति परीक्षा में सफल होता है जिसका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है। और जीवन में भी आगे बढ़ने के लिए हमें इसी टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। तो निश्चित रूप से टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन, परीक्षा हमें समय का प्रबंधन सिखाता है, जो आगे के जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी थोड़ी सी बात हम लोगों ने परीक्षा की कि परीक्षा क्या होती है। आप सभी लोगों को पता है कि परीक्षा क्या है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको एक डिस्क्रिप्टिव वे में लेकर जाना चाहता था, इसीलिए एक स्लाइड जो है मैंने प्रिपेयर की थी। अब हम समझे कि एग्ज़ाम फोबिया, परीक्षा का डर या परीक्षा का भय, ये क्या होता है। देखिए, डर एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी में व्याप्त है ना। डर क्यों होता है? जाहिर सी बात है कि किसी भी चीज़ से डर को फोबिया कहते हैं, हाँ। और किसी न किसी, हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ से डर जरूर लगता है। किसी को भूत प्रेत से लगता है, किसी को किसी अन्य चीज़ से लगता है, किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है। और ये जितने भी इस तरह का जो डर है, इसे ही फोबिया कहते हैं हम। एग्ज़ाम से जो डर लगता है उसे हम एग्ज़ाम फोबिया कह देते हैं। हाइट से डर लगता है उसका अलग नाम है, पानी से डर लगता है उसका अलग नाम है। एग्ज़ाम से जो डर लगता है, एग्ज़ाम से जो डर या जो भय पैदा होता है, उसे हम एग्ज़ाम फोबिया कहते हैं, है ना। एग्ज़ाम फोबिया एक ऐसी मानसिक दशा है जिसमें एग्ज़ाम के डर और घबराहट की वजह से स्टूडेंट्स का ऊर्जा स्तर गिरने लगता है और मानसिक और शारीरिक तनाव के साथ साथ याददाश्त कम होने लगती है। आप देखिए इस चीज़ को, कई बार स्टूडेंट्स को आसान से सब्जेक्ट भी कठिन लगने लगते हैं, बार बार चीज़ों को याद करना कठिन हो जाता है और ऐसे में स्टूडेंट्स निराशा और हताशा जैसी मानसिक दशा में तेज़ी के साथ गिरने लगते हैं। बच्चों की ऐसी आंतरिक मनोदशा को ही एग्ज़ाम फोबिया कहते हैं। कई बार आपने सबने महसूस किया बचपन में भी कि जहाँ कहीं पे भी ऐसी घबराहट वाली चीज़ होती है, डर वाली चीज़ होती है, वहाँ पर हमारा एनर्जी लेवल डाउन होने लगता है और हमारी मानसिक स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि जो चीज़ें हमें याद थी वो भी हम भूलने लगते हैं। ऐसा सबके साथ हुआ है। अब मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप सब जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, उन सबको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा। आप जब कभी भी अपने बच्चों को समझाते हैं किसी चीज़ के लिए, तो आप याद करें कि क्या बचपन में आपके साथ भी वैसा ही कुछ हुआ था या नहीं। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है वो सबके साथ घटित हुई थी। उनको आसान से सब्जेक्ट भी कठिन लगते हैं, बार बार याद करते हैं तो भी याद नहीं हो पाता। यही एग्ज़ाम फोबिया है, इसे ही जो है एग्ज़ाम का डर कहते हैं। जब कोई बच्चा एग्ज़ाम से डरा हुआ होता है, एक घबराहट उसमें होती है, एक बेचैनी होती है, एक तनाव होता है, तो उसे आसान सी चीज़ें भी याद नहीं हो पाती। और हम में से अधिकांश लोग परीक्षा की तैयारी क्यों होता है ना एग्ज़ाम फोबिया, इसका कारण यही होता है कि हम सिस्टमेटिक वे में एग्ज़ाम की तैयारी करते नहीं हैं। और सिस्टमेटिक वे में जब एग्ज़ाम की तैयारी नहीं होती है, तो ठीक एग्ज़ाम के समय ये एग्ज़ाम फोबिया होना निश्चित है। अब हम चर्चा करें क्यों होते हैं ये एग्ज़ाम फोबिया, का कारण क्या है, क्यों एग्ज़ाम फोबिया होते हैं। देखिए, एग्ज़ाम फोबिया के होने के अलग अलग रीजंस हैं, कई सारे कारण हो सकते हैं। एग्ज़ाम फोबिया किसी एक कारण की वजह से नहीं है, हम एक एक करके बात करेंगे। देखिए, बच्चों पर एग्ज़ाम और रिज़ल्ट को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव, देखिए निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और अधिकांश माता पिता बच्चों पर एक दबाव डालते हैं
और बच्चों पर यह दबाव होता है कि हमारा परीक्षा है, हमारी परीक्षा है, हमारा एग्ज़ाम है, रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए और इस चीज़ को लेकर उनमें एक डर का माहौल, एक डर का भय, एक डर का सेंस जो है वो पैदा हो जाता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल बच्चों को फ्री छोड़ दें। मेरा नज़रिया थोड़ा दूसरा है। मैं एक स्ट्रिक्ट टीचर भी रहा हूँ, तो मेरा नज़रिया थोड़ा-सा दूसरा है और मुझे लगता है कि हम बच्चों को सकारात्मक रूप से एग्ज़ाम के बारे में समझाएँ और उनको बताएँ कि एग्ज़ाम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उनको डराएँ नहीं, ना ही उनके ऊपर दबाव डालें, लेकिन ये इस तरह से भी ना हो कि हम उनको पूरी तरह से पूरी आज़ादी दे दें। हम निश्चित रूप से सकारात्मक रूप से उनको ये समझाने का प्रयास करें, दबाव ना डालें, लेकिन सकारात्मक रूप से समझाने का प्रयास ज़रूर करें कि बेटा ज़िंदगी में अगर कुछ अच्छा करना है, अगर सफल होना चाहते हो आप, तो इस परीक्षा को छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी किसी भी परीक्षा को आप सीरियसली लें। दूसरा एक कारण होता है बच्चों को परीक्षा में फेल होने का डर। कई बार ये होता है कि बच्चे बहुत अच्छा कर चुके होते हैं, बहुत अच्छा याद होता है उनको, लेकिन उसके बावजूद उनके दिमाग में ये चीज़ भरी होती है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ और उस डर से वो डर जो होता है वही तो एग्ज़ाम फ़ोबिया है। एग्ज़ाम की तैयारी ठीक से ना हो पाना, परीक्षा की तैयारी ही ठीक से नहीं हो पाई। अधिकांश लोगों को मैं देखता हूँ कई बार कि एग्ज़ाम कल है, हमने सोचा कि ये चीज़ जो है लास्ट आवर में रिवाइज़ कर लेंगे। देखिए रिवीज़न तो कुछ होता नहीं है। मैं आपको बता दूँ कि रिवीज़न जो शब्द है, इस रिवीज़न शब्द को यहाँ पर जो है ज़रूर मैंने कहीं-कहीं पे लिखा हुआ है रिवीज़न शब्द, पर मेरा स्वयं का जो मानना है वो ये है कि रिवीज़न ये जो चीज़ है, ये जो शब्द है, इसको अपनी ज़िंदगी से हटा दें। क्योंकि रिवीज़न कभी कुछ नहीं होता, बल्कि हमें अपने एग्ज़ाम की सतत तैयारी हमेशा करनी चाहिए। आप ये मान कर चलें कि जिस दिन आपने अपने सिलेबस का पहला चैप्टर उठाया है, उस दिन से ही एग्ज़ाम की तैयारी आपकी शुरू हो गई। और हम में से अधिकांश लोग क्या करते हैं? एग्ज़ाम की अलग से तैयारी करते हैं। क्या एग्ज़ाम की कुछ अलग से तैयारी होती है? मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम की तैयारी अलग से होनी चाहिए। बल्कि क्लासेस में, घर में जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, उसको हम ये मान कर चलें कि ये हम लास्ट बार पढ़ रहे हैं और अगले ही दिन मेरा पेपर है, अगले ही दिन मेरा एग्ज़ाम है। हम कभी ये मानकर चले ही नहीं कि एग्ज़ाम के लिए हम अलग से तैयारी करेंगे। इसलिए रिवीज़न जो शब्द है, इसको दिमाग से निकाल दें। मैंने डाला है इसमें रिवीज़न ना करना, राइट? बट रिवीज़न जो शब्द है, मैंने कहा ना, मैं रिवीज़न को बिल्कुल कुछ नहीं मानता। मेरा मानना यही है कि हम जो कुछ भी पढ़ें, उसको अपने दिमाग में इस तरह से बिठा कर पढ़ें कि ये मैं लास्ट बार पढ़ रहा हूँ, इसके बाद मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और कल मेरा एग्ज़ाम है और मुझे ये चीज़ कल लिखनी है या मुझे ये चीज़ कल बतानी है। तैयारी का गलत तरीका समझने के बजाय रटना बहुत कॉमन सी चीज़ है ये और हम में से अधिकांश लोग जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, कोशिश करते हैं उसको मगअप कर लें, लर्न कर लें, किसी तरह से रट लें और हमारा काम चल जाए। हम किसी तरह से एग्ज़ाम में जाकर लिख दें और हमारा काम हो जाए, हमारे परसेंटेज अच्छे आ जाए, मार्क्स अच्छे आ जाएँ। देखिए, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से रटना ज़रूरी है, क्योंकि कई सारी ऐसी फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, जो हमारे ज़हन में होनी चाहिए, जो हमारी याददाश्त में होनी चाहिए। लेकिन लेकिन बहुत सारी चीज़ों को समझने की भी आवश्यकता होती है, इसलिए चीज़ों को रटने के बजाय समझने की कोशिश करें। हम में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे प्रोफ़ेसर्स ये बताते हैं कि चीज़ों को समझने की कोशिश करें, लेकिन मैं कहता हूँ रटें भी और समझें भी। क्योंकि अगर आपको चीज़ें याद नहीं हैं, तो फैक्चुअल क्वेश्चंस कैसे करेंगे आप? मैं बहुत बेसिक सी, और मैं चूँकि आज भी एक स्टूडेंट के रूप में अपने आप को देखता हूँ और हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि एक स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उस पर मैं विचार करता हूँ। तो मुझे लगता है कि जब मैं एग्ज़ाम में बैठता था, तो फैक्चुअल चीज़ें अगर मुझे याद नहीं आती, तो मैं कैसे लिखूँ? तो बहुत प्रैक्टिकल चीज़ मैं बता रहा हूँ कि चीज़ों को याद भी करें, याद करना बहुत ज़रूरी है और समझें भी, क्योंकि इन दोनों का मिश्रण ही हमें सफलता दिलाता है। और हाँ, इस बात को बिल्कुल भी इस बात से परेशान ना हों कि हम चीज़ों को याद कर रहे हैं और फिर भूल जाते हैं। ऐसा सबके साथ होता है। विश्व में ऐसा कोई भी व्यक्ति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबसे अच्छी याददाश्त उनकी मानी जाती है। कहा जाता है कि एक बार संविधान लिखा गया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान लिख रहे थे और कुछ प्रतियां जो है संविधान की खो गई थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने को कभी उन्होंने दिखाया होगा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास वो पहुँचे, अम्बेडकर साहब, उन्होंने कहा कि इस तरह से प्रतियां खो गई हैं। तो राजेंद्र प्रसाद साहब ने कहा कि आप एक बार फिर से आप लिखें, क्योंकि उस समय ऐसा कुछ टाइपराइटर या कंप्यूटर का कोई ज़माना तो था नहीं, हाथ से लिखा जाता था।
तो डॉक्टर एन प्रसाद ने कहा कि आप लिखें, कुछ चीज़ें मुझे याद हैं, और उन्होंने उन चीज़ों को लिखवा दिया। बाद में जब वो प्रतियाँ मिली और उनसे मैच कराया गया, तो एक-एक अक्षर मैच हुआ। तो देखिए, इस तरह के याददाश्त वाले लोग कम होते हैं। हम में से अधिकांश लोगों की याददाश्त, कुछ लोगों की अच्छी होती है, कुछ लोगों की कमज़ोर होती है, बट मुझे लगता है कि हर चीज़ हम याद नहीं रख सकते, और ना हर चीज़ याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। और इसीलिए आप में से अधिकांश लोग जो ये सोचते हैं कि याद करने पर भी चीज़ें याद नहीं हो रही या भूल जा रहे हैं, तो इस बात को याद रखें कि याद करने पर चीज़ों को अगर आप भूल रहे हैं, तो आप स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। आप कहेंगे मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ हैं? तो देखिए, आप मानसिक रूप से इसलिए स्वस्थ हैं क्योंकि प्रकृति ने हमें भूलने की शक्ति प्रदान की है। यदि हम हर चीज़ को याद रख लेते तो क्या हमारा दिमाग फट नहीं जाता? हाँ, तो कहीं न कहीं भूलने की जो क्षमता है, भूलने की जो शक्ति है, प्रकृति ने जानबूझकर हमें दी है। कई बार कई चीज़ों को भूल जाना ही अच्छा होता है। कई बार कुछ बहुत अ, भयावह इंसिडेंट्स हमारे साथ होते हैं। कई बार इस तरह के इंसिडेंट्स हमारे साथ हो जाते हैं जिन्हें हम याद नहीं रखना चाहते। अब यदि हम में भूलने की क्षमता नहीं होती तो वो तो हमारी हमेशा हमें याद आती रहती चीज़ें, और फिर हम उसी को लेकर परेशान होते रहते। तो प्रकृति ने हमें कितनी अच्छी चीज़ दी है, भूलने की क्षमता दी है। तो आप इसे विनम्रतापूर्वक स्वीकार करें, और इस बात को स्वीकार करें कि हर आदमी चीज़ों को भूलता है। आप अकेले नहीं हैं। और याद रखने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, याद रखने का तरीका अच्छा ये है कि आप एक चीज़ को 10 बार, 12 बार, 15 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार पढ़ें। इससे अच्छा कुछ नहीं होता। देखिए, याद रखने के लिए आपको बार-बार पढ़ना ज़रूरी होता है, और इसीलिए आप चीज़ों को बार-बार पढ़ें, और अगर हो सके तो उसको लिख कर देखें। एग्ज़ाम की तैयारी का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप चीज़ों को याद करें, समझें और फिर लिखें। मेरा ये तरीका शुरू से यही रहा है। जब से मुझे याद है कि 10वीं क्लास में भी मैट्रिक का एग्ज़ाम था, और उस समय भी अलग-अलग सब्जेक्ट्स के सारे क्वेश्चन आंसर मैं लिख कर ही देखता था। 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, इवन सिविल सर्विसेज़ के एग्ज़ाम में, हर समय मेरा मेरा यही तरीका रहा। कई लोग चूँकि सिविल सर्विसेज़ के लिए मैं हमेशा से क्लास लेता रहा, और सिविल सर्विसेज़ के बच्चों को पढ़ाता रहा हूँ, उनको भी मैं यही समझाता हूँ कि देखो, सिविल सर्विसेज़ की तैयारी या बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कुछ ऐसी नहीं होती कि जो है हम उसके लिए कुछ अलग से चीज़ों को करने की आवश्यकता। आप बिल्कुल सिविल सर्विसेज़ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ाई करें। 8वीं 10वीं क्लास में जिस तरह से बच्चे पढ़ते हैं, रटते हैं, समझते हैं चीज़ों को, लिखते हैं बार-बार, भूलते हैं, फिर लिखते हैं, बिल्कुल आप उसी तरह से तैयारी करें। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि आप कुछ बहुत बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स करने की आवश्यकता है। बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल बच्चों की तरह तैयारी करें। तो ख़ैर, हम बात कर रहे थे कि क्यों होता है एग्ज़ाम फ़ोबिया? परीक्षा से पहले रात को ज़रूरी नींद खोकर पढ़ाई करें। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। मैं भी इसका शिकार रहा हूँ। एग्ज़ाम से 1 दिन पहले रात को 3 बजे, 4 बजे तक हम जाग रहे हैं। कई बार तो ये स्थिति होती थी कि नींद आती ही नहीं थी। हाँ, मैं चूँकि जो है अभी एक लेक्चर ले रहा हूँ, तो मेरे लिए ये बोल देना बहुत आसान है कि रात को 1 रात पहले आप भरपूर नींद लें, जैसा सभी लोग बोलते हैं, लेकिन नींद आती नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। और ख़ासकर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से, क्योंकि वो हमारे जीवन से सीधे-सीधे जुड़ा होता है, हमारी नौकरी, हमारी जॉब से जुड़ा हुआ होता है, तो निश्चित रूप से नींद नहीं आती है। लेकिन उसके बाद भी मैं कहूँगा यही कि आप कोशिश करें कि जितनी नींद आपसे हो सके उतनी नींद लें। क्योंकि इस बात को याद रखें कि यदि आपने नींद नहीं ली, आपका दिमाग कहीं न कहीं असंतुलित रहेगा, और दूसरे दिन फिर आपके सिर में भी दर्द होगा, चीज़ें आपको याद भी नहीं रहेंगी, क्योंकि सभी लोग, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं या अन्य जितने विचारक हैं, सभी लोगों ने ये कहा है कि अगर आप अच्छी नींद लेते हैं, तो आपकी रिकॉल पावर बढ़ जाती है। आपकी चीज़ों को याद करने की क्षमता, आपको चीज़ों को रिकॉल करने की क्षमता जो है बढ़ती है। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, तो फिर आप चीज़ों को भूल जाएँगे। इसलिए नींद ज़रूर लें, जितना हो सके। मैं ये नहीं कहता कि नींद बहुत सारी नींद लें, लेकिन जितनी हो सकती है उतनी ज़रूर लें। ये कहना थोड़ा मुश्किल है, पर कोशिश ज़रूर करें आप। नींद लेने के लिए, एक अच्छी नींद लेने के लिए ज़रूरी है कि आपकी तैयारी शुरू से ही अच्छी हो। अगर आपकी तैयारी प्रारंभ से अच्छी होगी, तो आपको नींद भी आ पाएगी। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, तो नींद नहीं आएगी फिर। तो थोड़ा-सा इस बारे में ज़रूर जो है सोचें। एग्ज़ाम की डेट जैसे-जैसे नज़दीक आती है, परेशानियाँ बढ़ती जाती हैं। निश्चित रूप से ये सबके साथ होता है।
और हम सोचते हैं कि क्या एग्ज़ाम के डेट्स आगे नहीं बढ़ सकते। अक्सर स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं कि सर क्या एग्ज़ाम के डेट आगे बढ़ जाएँगे? तो देखिए एग्ज़ाम के डेट आगे बढ़ते नहीं हैं और आप ये मान कर चलें एग्ज़ाम्स तो उसी डेट में होने हैं। और आपको इसमें जो है अगर आप अच्छी तैयारी करके आते हैं तो आप एग्ज़ाम डेट से फिर घबराएँगे नहीं। तो यही होता है कि एग्ज़ाम के डेट जैसे-जैसे पास आते हैं, वैसे-वैसे हमारी घबराहट बढ़ती जाती है। सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, सभी ने अनुभव किया होगा इसका, मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। आत्मविश्वास की कमी होना और आत्मविश्वास की कमी क्यों होती है? आत्मविश्वास की कमी इसीलिए होती है क्योंकि हमारी तैयारी पूरी नहीं होती है। अगर हमारी तैयारी पूरी हो, तो आत्मविश्वास की कमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा कम नहीं होगा। ना, इस बात को हम समझें। आस-पास का माहौल, परिवार, समाज, इन सब का पढ़ाई को लेकर जो दबाव है, हम पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताऊँगा और वो चीज़ है एग्ज़ामिनेशन हॉल और एग्ज़ामिनेशन हॉल के आस-पास का माहौल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बचपन में जब एग्ज़ाम्स होते थे या मैं कहूँ सिविल सर्विसेज़ के एग्ज़ाम्स के दौरान भी कई बार ऐसा होता था कि मैं भी एग्ज़ाम देने जाता था और वहाँ पे हज़ारों बच्चों की भीड़ को देखकर मैं भी घबरा जाता था। और कई बार मुझे लगता था क्या इतनी भीड़ में और वहाँ पे एक एक और भी बहुत पिक्युलियर सी बात होती थी कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है बैठकर किताबें लेकर पढ़ रहे होते थे। और फिर हमें ये लगता था कि यार मैं तो पढ़ नहीं रहा हूँ, ये लोग क्या पढ़ रहे हैं? फिर हम कहीं इसकी किताब में झाँकने की कोशिश करते हैं, कहीं उसकी किताबों में झाँकने की कोशिश करते हैं। और हमें लगता है ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है हमसे और इसने ज़्यादा पढ़ लिया है, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई टॉपिक हमसे रह गया पढ़ने को और हमने देखा कि वो सामने वाला वही टॉपिक पढ़ रहा है। हमें लगा ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था और फिर हमें लगता है कि यार हम अकेले हैं, बाकी के लोग सब पढ़ रहे हैं। तो ये एक बड़ा डर का माहौल हमारे अंदर क्रिएट कर देता है और उस डर के माहौल की वजह से हम हमारी याद की हुई चीज़ों को भी भूल जाते हैं। हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है। हमें लगता है हमने पढ़ा ही नहीं है और हमें लगता है हम अकेले रह गए। इस समस्या से निजात पाने के लिए कई सारे परीक्षाओं के अनुभव के बाद मुझे ये लगा कि उस एग्ज़ाम के पूरे एटमॉस्फेयर में, उस एग्ज़ामिनेशन हॉल सेंटर में सभी भीड़ में अकेले हैं। इतनी भीड़ है, पर जो मैं सोच रहा हूँ, वही सभी लोग सोच रहे हैं। इसीलिए भीड़ में सब अकेले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपको स्वयं को देना है। और इसीलिए एग्ज़ाम हॉल में मैं आपको यही सलाह दूँगा कि जब कभी भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, वहाँ के उस एटमॉस्फेयर से बिल्कुल ना डरें। अपना आत्मविश्वास बनाकर रखें क्योंकि वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, वो सभी डरे हुए हैं और वो सब यही सोच रहे हैं कि इस भीड़ में हम बहुत अकेले हैं, हमारी तैयारी पूरी होगी ना, हमारा क्या होगा? इस चीज़ को सभी सोच रहे हैं। आप भी वही सोच रहे हैं। तो आप उस चीज़ को ना सोचें, अपना आत्मविश्वास बनाकर रखें, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाकर रखें। दूसरी एक और चीज़, जब आप एग्ज़ाम हॉल में देते हैं जाते हैं, एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, उस समय हमारा जो पड़ोसी विद्यार्थी है, वो हमें सबसे ज़्यादा विद्वान लगता है और किसी भी प्रश्न का उत्तर हम उसकी कॉपी में झाँकने की कोशिश करते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जैसे मान लो कुछ प्रश्न हमें नहीं आ रहे हों, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम उसकी कॉपी में झाँक कर देख लें कि उसने क्या लिखा है। कई बार तो ये भी होता है कि हमने किसी प्रश्न का जवाब लिख लिया है और सही लिख लिया है और हमने दूसरे की कॉपी में झाँक लिया, उसने गलत लिख रखा है, लेकिन चूँकि वो तो सबसे बड़ा विद्वान है ना, तो हमने अपनी सही की हुई चीज़ों को, अपनी सही लिखी हुई चीज़ों को काट कर और उसकी गलत चीज़ों को लिख लिया। क्योंकि भाई वे एक विद्वान की चीज़ को लिख रहे हैं और वहाँ हमारा भी गलत हो गया। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। तीसरी एक और चीज़ मैं एग्ज़ाम में बताना चाहता हूँ आपको कि एग्ज़ाम में जब कभी भी किसी प्रश्न को आप पढ़ते हैं और आपके दिमाग में उस प्रश्न का जो आंसर सबसे पहले आता है, आप उसी आंसर को लिखें। ये एक साइकोलॉजी है क्योंकि ये दिमाग ये भी कहता है कि जो आंसर हमने लिख लिया, उस पर जब हम पुनर्विचार करते हैं और जब हम उसका आंसर चेंज कर देते हैं, तो 99% केसेज़ में चेंज किया हुआ आंसर गलत होता है। तो इसको ध्यान में ज़रूर रखें कि जो आपने क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो चीज़ें आपके दिमाग में पहली बार स्ट्राइक कर रही हैं, आंसर वही है। खैर और क्या कारण हो सकते हैं? तो बोर्ड एग्ज़ाम, हायर एजुकेशन का कट ऑफ, ये सब आजकल सबको पता है। कट ऑफ इतना हाई जाता है, 98% कोई ला रहा है, 95, 96, हम परसेंटेज में ज़रूर पड़े रहते हैं। देखिए परसेंटेज इंपॉर्टेंट हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उससे माँ-बाप की अगर मैं बात करूँ तो निश्चित रूप से जो भी माँ-बाप इस वीडियो को देख रहे होंगे,
वो निश्चित रूप से एक दबाव में रहते हैं। बच्चे ही दबाव में नहीं रहते, हम भी दबाव में रहते हैं। अभी मेरा बच्चा 6 साल का है। अब मुझे समझ में आता है, जब मेरे माता-पिता दबाव में रहते थे तब तो मुझे नहीं समझ में आता था कि मेरे पेरेंट्स क्यों जो है इतने प्रेशर में हैं। बट आज जब मेरा एक बच्चा 6 साल का है और वो एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो मैं दबाव में हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं उसने कैसा लिखा एग्ज़ाम, या कैसा उसका वर्बल कैसा हुआ, उसका रिटन कैसा हुआ। जब 6 साल के बच्चे के बारे में मैं सोच रहा हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है आपके और जो लोग देख रहे हैं उनके बच्चे और बड़े हैं, तो डेफ़िनेटली उनके ऊपर निश्चित रूप से दबाव होता होगा। तो ये जो परसेंटेज का दबाव है, इस बात को हम स्वीकार करें और हम कोशिश ये ज़रूर करें कि वो बच्चा इम्प्रूव करे। लेकिन परसेंटेज को लेकर दबाव ना डालें, हम उसके ज्ञान में बढ़ोतरी को लेकर दबाव डालें। हम कोशिश करें कि वो नॉलेज गेन करे। देखिए, अगर वो नॉलेज गेन करेगा, तो परीक्षा में अच्छे परसेंटेज लाने की पहली सीढ़ी तो वो चढ़ चुका है। इसलिए हम ये कोशिश करें कि वो सतत तैयारी करे, एक कंटिन्यूअस प्रिपरेशन करे वो, और अगर कंटिन्यूअस प्रिपरेशन करता है तो डेफिनेटली नॉलेज गेन करेगा, और अगर नॉलेज गेन कर रहा है तो 100% उसके परसेंटेज अच्छे होंगे, अच्छे मार्क्स वो ज़रूर लेकर आएगा। तो परसेंटेज को लेकर बहुत ज़्यादा दबाव डालने के लिए मेरी वाइफ़ जो है वो ये कहती है, बच्चा मेरा 6 साल का है और फिर भी मेरी वाइफ़ ये कहती है कि इसकी हर चीज़ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाने की कोशिश करें। अब मैं कोशिश करता हूँ वाइफ़ को ये समझाने की कि देखो, हर बच्चा हर चीज़ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हो सकता। ठीक है, मेरा बच्चा पढ़ने में ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि उसको रात में जब वो मेरे साथ सोता है तब मैं उसको कोशिश करता हूँ चीज़ों को जो है याद करवाऊँ या चीज़ों को समझाऊँ, और मैं काफ़ी हद तक सफल भी हो जाता हूँ। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं उसको कहता कि तुम्हें हर चीज़ में जो है परफ़ेक्ट हो जाओगे। मैं ये कोशिश करता हूँ कि जिन-जिन चीज़ों में उसका अपना अच्छा उसकी रुचि है, जिसमें इंटरेस्ट है, उन चीज़ों को वो ज़्यादा बेहतर करे। तो मुझे लगता है मेरी इस बात से सभी लोग सहमत होंगे कि परसेंटेज को लेकर दबाव न डालें। यदि ज्ञान है, तो परसेंटेज अपने आप आएगा। तो हम परसेंटेज के पीछे ना भागें, हम ज्ञान के पीछे भागें। अब हम बात कर रहे हैं एग्ज़ाम फ़ोबिया के लक्षण। देखिए, एग्ज़ाम फ़ोबिया के लक्षण, ये जो लक्षण हैं, ये हम सब आप सभी लोगों ने फ़ेस किया है। आई मीन, ये मैं कोई नई चीज़ नहीं बताने जा रहा हूँ। अत्यधिक तनाव होना, एक्सट्रीम स्ट्रेस है, बेचैनी होना, बिना वजह पसीना आना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, साँस तेज़ होना, गति बढ़ जाना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, बिना कारण गुस्सा करना, हताशा महसूस करना, घबराहट होना, मुँह सूखना। ये सारी चीज़ें सब एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आपको पता है कि हमारी जो फ़िज़िकल चीज़ें होती हैं, वो सब एक-दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। नकारात्मक सोच हावी होना, पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित न कर पाना, परीक्षा से बचने की कोशिश करना, याद की हुई चीज़ों को भी भूलने लगना, सिर में भारीपन महसूस करना, चिंता में पेट खराब होना, कई लोगों ने इसको भी महसूस किया होगा, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाना। देखिए, ये सारी चीज़ें कमोबेश एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ये मैं अलग-अलग नहीं समझाना चाहूँगा। जब कभी भी एग्ज़ाम फ़ोबिया होता है, जब कभी घबराहट होती है हमारे अंदर, तो निश्चित रूप से जो है अत्यधिक तनाव हो जाता है, बेचैनी होती है, पेट खराब होने लगता है, सिर में भारीपन होता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। हम कई बार जो है अच्छी चीज़ों पर भी गुस्सा होने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एग्ज़ाम फ़ोबिया के लक्षण होते हैं। जब कभी भी आपका बच्चा इस तरह के लक्षण आप अपने बच्चे में देखें, तो निश्चित रूप से आप ये समझ जाएँ कि उसमें एग्ज़ाम फ़ोबिया के लक्षण हैं। और आपको उस बच्चे के एग्ज़ाम फ़ोबिया को दूर करने की कोशिश करनी है। तो ये लक्षण कुछ इस तरह के लक्षण हैं, इस तरह के सिम्पटम्स आप अगर देखें तो आप समझें कि हाँ, बच्चे में ये एग्ज़ाम फ़ोबिया के सिम्पटम्स हैं। अब बात ये है कि बचने के उपाय क्या हों? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम फ़ोबिया क्या है, एग्ज़ाम से डर क्या है, ये सारी चीज़ें तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। मैंने केवल और केवल उसको एलैबोरेट करने की कोशिश की, और कुछ ऐसा मैं विशेष नहीं बता रहा हूँ जो आपको पता ना हो। बात बस अनुभव की होती है। कुछ चीज़ें जो है मैंने अनुभव की हैं, बहुत सारे अनुभव आपके भी होंगे। एग्ज़ाम फ़ोबिया से बचने के क्या उपाय हों? तो देखिए, हम में से बहुत सारे लोग समझाते हैं, बहुत सारे विचारक, फिलॉसफर समझाते हैं कि परीक्षाएँ, एग्ज़ाम्स ज़िंदगी के लिए हैं, ज़िंदगी उनके लिए नहीं। ज़िंदगी परीक्षा के लिए नहीं है। लेकिन ये जो फ़िलॉसफ़ी है, इसमें मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आप बच्चे को ये समझाएँ कि बेटा, परीक्षाएँ ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हर कदम पर आपको परीक्षा देनी है। और इसीलिए परीक्षा को एक सकारात्मक रूप से आप अभी से ही लेना शुरू करें। फ़िलॉसफ़ी सुनने में बहुत अच्छी लगती है,
लेकिन हम इस फिलॉसफी को बच्चे को दूसरे तरीके से समझाएं और उनको ये बतलाएं कि ज़िंदगी के लिए परीक्षाएं इम्पॉर्टेंट हैं और इसीलिए परीक्षा की तैयारी अभी से करना सीखें। स्ट्रेस कैसे मैनेज किया जा सकता है, चिंताएं कैसे कम की जा सकती हैं, घबराहट कैसे दूर की जा सकती है, इसके बारे में बताएं। साथ ही साथ इस बारे में भी बताएं कि ये परीक्षा आपको दबाव में फोकस रहने में मदद करेगी, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। दूसरों से अपनी तुलना कभी किसी हाल में मत कीजिए। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि कंपटीशन कभी भी हमारा किसी दूसरे के साथ नहीं होता, हमारा कंपटीशन खुद हमारे साथ होता है। हमें अपने लेवल को रेज करने पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपने लेवल को रेज करते हैं, आज अगर हम एग्ज़ाम में, मैं अगर नंबर्स की भी बात करूं, अगर मैं अपने मार्क्स की भी बात करूं, और अगर आज मैंने कहीं किसी एग्ज़ाम में 25 मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो मैं खुद अपने ही लेवल को बढ़ाकर उसको 50 या 75 करने की कोशिश करूंगा, तभी मेरे मार्क्स बढ़ेंगे। अगर मैं ये देखता रहूंगा कि सामने वाले ने अपने मार्क्स बढ़ा लिए और उसको देख देख कर ये कोशिश करूं कि नहीं मैं जो है कुछ करूं, मैं कुछ करूं, तो आप हमेशा फ्रस्ट्रेशन में ही रहेंगे। हाँ, यदि आप अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे तो अपने आप दूसरे लोग पीछे छूटते जाएंगे। आपको किसी दूसरे को देखकर कॉम्पीट करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से कॉम्पीट कीजिए, आप अपने आप से प्रतियोगिता कीजिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे दूसरे पीछे छूटते जाएंगे। हमें दूसरों को पीछे छूटने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। अपने लिए गोल सेट करने का अधिकार आपके सिवा और किसी को नहीं। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि अपना गोल आप सेट करें। परीक्षा की तैयारी के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो हमेशा हम में से अधिकांश लोगों ने किया है। आप पेरेंट्स हैं तो आपने भी किया है, स्टूडेंट हैं आपने भी किया है, कर भी रहे हैं, और वो होता है टाइम टेबल बनाना। और हम में से 99% लोग टाइम टेबल बनाते हैं और ये सोचते हैं और ये प्रॉमिस करते हैं कि आज हमने ये टाइम टेबल किया, इसको फॉलो कल से करेंगे। कल फिर आता है और फिर हम स्टार्ट करते हैं टाइम टेबल से सब कुछ करना। 2-3 घंटे हमारा वो टाइम टेबल सही चलता है, चौथे घंटे वो सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। कहीं कोई फ्रेंड आ गया, कहीं घूमने चले गए, कहीं कुछ हो गया, कहीं मम्मी ने आवाज़ लगा दी, कहीं पापा ने कुछ काम दे दिया, और हमारा पूरा का पूरा शेड्यूल। और फिर जब हम उसको रीगेन करने की कोशिश करते हैं उस टाइम टेबल को, तो फिर हम सोचते हैं कि यार ये वाला टाइम तो खराब हुआ, अब कल से करेंगे। और विश्वास मानिए, ये कल कभी नहीं आता। आप में से सभी लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे, कल तो कभी आता ही नहीं है। तो इसीलिए हमेशा जब भी हम पढ़ने बैठें, आप थोड़ा भी अगर आपका टाइम खराब हुआ है तो आप बिल्कुल मत सोचिए कि ये मेरा टाइम खराब हो गया है। आप सोचिए कि ठीक है, वो टाइम जो है वो कहीं ना कहीं चला गया है, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जहाँ से आप शुरुआत करेंगे वही आपकी शुरुआत होगी, वहाँ से ही आप आगे बढ़ जाएंगे। ये करना थोड़ा मुश्किल होता है। रात को ही जब आप सो रहे हैं तभी आप अगले दिन का टारगेट सेट कीजिए। बहुत लॉन्ग टर्म टारगेट कभी सेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म टारगेट जो है हमेशा कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। कोशिश ये कीजिए शॉर्ट गोल्स जो है वो सेट करें। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, अगर आप लॉन्ग गोल सेट करते, मान लो अगर आपने जो है ये सोच लिया कि आज मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, कल मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा और कल हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स पढ़ डालूंगा, डेफिनेटली ये होना नहीं है, ये संभव नहीं है। और जब आप वो गोल जो आपने सेट किया है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो एक फ्रस्ट्रेशन आपके दिमाग में आएगा, ये बात निश्चित है। इसलिए छोटे छोटे गोल्स सेट कीजिए। अगर आप छोटे छोटे गोल्स सेट करते हैं तो आप उन गोल्स को अचीव कर पाएंगे और उससे आप में एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन आएगा कि हाँ, हमने जो टारगेट सेट किया था उन टारगेट्स को हमने पूरा किया। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हमेशा रात को ही अपने लिए अगले दिन के टारगेट सेट करके आप सोएं। दिमाग को आराम दें, रिलैक्स करें। कॉमन सी चीज़ है, पर्याप्त नींद लें। टेबल पर अत्यधिक, हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, टेबल पर अत्यधिक किताबें ना रखें। हमें से बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि हमारे माता पिता देखें कि हम कितना पढ़ रहे हैं, हमारा फ्रेंड जब आए हमारे घर तो देखें कि वो कितना पढ़ रहा है, हम टेबल पे चारों तरफ किताबें फैलाकर बैठ जाते हैं। विश्वास मानिए, अगर आप बहुत सारी किताबें फैलाकर बैठे हुए हैं, आप निश्चित रूप से कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा। तो कोशिश ये करें कि टेबल पर बहुत सारी किताबें ना फैलें। जिस चीज़ को हमें पढ़ना है केवल उस चीज़, वो किताबें, वो नोट्स, केवल उतनी चीज़ें जो है हम निकाल कर रखें। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, कभी भी किताबों को फैला कर नहीं रखना चाहिए। हाँ, पढ़ाई कई बार, कई सारे लोगों ने, जब मैं पढ़ाता हूँ तब भी कई सारे लोगों ने मुझसे प्रश्न किया, कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि पढ़ाई कंटिन्यूस कितने घंटे करें।
देखिए, सभी लोग ये बताते हैं कि पढ़ाई करने का ऐसा कोई सेट घंटा नहीं होता। ये नहीं कि हम 8 घंटे पढ़ें, 10 घंटे, 12 घंटे। जब मैं सेलेक्ट हो गया था सिविल सर्विसेज़ में, तो सेलेक्ट होने के बाद कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा कि आप सर कितने घंटे पढ़ते थे? तो मैंने उनसे यही जवाब दिया मैंने उनको कि देखो, मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ, अब मैं जो कुछ भी कहूँगा आप मेरी बात मानोगे। अगर मैं कहूँ कि मैं 24 घंटे में से 18-19 घंटे पढ़ता था, तो आप एक्सेप्ट कर लोगे और फिर 18-19 घंटे पढ़ने की कोशिश करोगे, जो कि संभव है नहीं। और जब वो आप पूरा नहीं कर पाओगे, तो आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आएगा कि सर तो पढ़ते थे और मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, जबकि सर तो झूठ बोल रहे हैं। 18-19 घंटे तो क्षमता होती नहीं है किसी की पढ़ने की। तो पढ़ाई आप उतना करें जितना आप कर सकते हैं, लेकिन जितनी भी पढ़ाई आप करें, जितने घंटे भी आप पढ़ाई करें, उतने घंटे की पढ़ाई पूरी तरह से आपके दिमाग में जा रही है, इस बात को ध्यान में रखें। ये कभी ना सोचें, घंटा कभी भी सेट ना करें, कभी ये ना सोचें कि 8 घंटे 10 घंटे हम पढ़ें। आप जब भी पढ़ें, इस बात को दिमाग में बिठा कर पढ़ें कि हाँ, जितनी देर मैं पढ़ रहा हूँ, ये पूरा का पूरा मैटर मेरे दिमाग में जा रहा है और ये सब कुछ मेरे दिमाग में है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो इस बात को जो है ध्यान में रखें कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ हमारे दिमाग में जा रहा है और हम घंटे सेट ना करें। एग्ज़ाम फोबिया से बचने के और दूसरे उपायों में योग और एक्सरसाइज या प्राणायाम वगैरह करना। देखिए, ये तो सभी लोग सिखाते हैं, कुछ मेडिटेशन करें, हम मॉर्निंग में थोड़ा-सा व्यायाम वगैरह करें, थोड़ी योगा वगैरह करें। कैसी योगा हो सकती है, ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो आपको बताएँगे कि योगा किस तरह से करते हैं। डाइट, प्रॉपर डाइट लें। देखिए, एग्ज़ाम के समय डाइट लेने का अपना एक तरीका होता है। इस बात को बिल्कुल आप निश्चित कर लें। जंक फूड बिल्कुल नहीं लें, बहुत हेवी खाना ना खाएँ, ये तो सभी लोग आपको बताते ही हैं। लिक्विड बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। आप पानी सिप-सिप करके आप पानी लें, थोड़ा-थोड़ा करके आप पानी लें। खाने का एक तरीका ये होता है कि देखिए, भूख तो लगती ही है। अब भई मानव पेट है तो भूख तो लगनी ही लगनी है। तो क्या हम खाना ना खाएँ? एग्ज़ाम है इसलिए? कई सारे बच्चे ऐसा करते हैं। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। मैं सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहा था। उस समय छत पे जाकर पढ़ता था और मैं अपनी मदर को कह देता था कि देखो, मेरे लिए जो भी खाना है, जो भी अवेलेबल है, आप रख दो, मैं अपने हिसाब से खाऊँगा। तो मदर भी ज़्यादा कुछ वो करते हैं, वो रोटियाँ मैं खाता था, बहुत सिंपल सी रोटियाँ खाता था मैं। तो रोटियों को मैं कैसे खाता था, वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं मॉर्निंग में 8 बजे 1 रोटी अगर मैंने खा ली और फिर मुझे भूख लगी, तो मैं 12 बजे 1 ही रोटी खाऊँगा। फिर मैं अगर 2 बजे 1 रोटी खा लेता हूँ, तो 5 बजे, 6 बजे जो है मैं 1 रोटी या स्नैक्स या कुछ चाय, ऐसा कुछ ले। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हेवी नहीं होती, भूख थोड़ी-थोड़ी हमेशा लगी रहती है और आपका पेट भी थोड़ा-थोड़ा सा हमेशा भरा रहता है। इससे आपको नींद नहीं आती और पढ़ाई में आपको मदद मिलती है। ये एक मेरा तरीका था। अभी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो गई हैं, रिसोर्सेज़ काफ़ी अवेलेबल हो गए हैं। मैं कहूँगा आप जूस वगैरह ज़रूर लें। लिक्विड डाइट जितना ले सकते हैं आप लें, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। हेवी डाइट बिल्कुल ना लें। रात में अगर आप पढ़ते हैं, कई लोग रात में पढ़ते हैं। रात में अगर आप पढ़ते हैं तो भी आप नॉर्मली थोड़ा-थोड़ा डाइट जो है वो लेते रहें। मेरा एक फ्रेंड था, हम लोग जब पढ़ते थे, तो वो रात में राइस बनाता था और हम लोग पढ़ते-पढ़ते जब हम लोग कभी भूख लगती थी, खाते थे, तो मैं कहता था, यार मैं थोड़ा-सा कम खाता हूँ। मुझसे कहता था, यार राइस ही तो छोटे-छोटे से हैं, कुछ नहीं होगा। तो देखिए, आप इस तरह से जो है छोटे-छोटे डाइट्स, छोटे-छोटे मील जो है आप लें, इससे आपको हेल्प मिलेगी। इसके बाद स्ट्रैटेजी प्लान करें, किस तरह से जो है आपको एग्ज़ाम देना है, सतत रूप से कंटिन्यूअस पढ़ाई करें, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। परसेंटेज के बारे में केवल ना सोचें, आप नॉलेज गेन करने की कोशिश करें, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करने की आप कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, उतने अच्छे आपके परसेंटेज होंगे। ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, तुलना करने से बचें, ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप तुलना करने से बचें। कि वो सामने वाला मेरा ये फ्रेंड, मेरा वो फ्रेंड, उसने इतना अच्छा कर लिया, मैं नहीं कर पाया। पेरेंट्स को भी मैं कहूँगा कि दूसरे बच्चों से तुलना करना कम करें। देखिए, दूसरे बच्चों से अगर आप तुलना करते हैं, तो फिर परेशानी होती है, क्योंकि हमारे बच्चे का आईक्यू लेवल, वो दूसरे बच्चे के आईक्यू लेवल से मैच नहीं कर सकता। कई बार मेरी वाइफ़ भी कहती है कि देखो, उसके फ्रेंड ने, मेरे बच्चे के फ्रेंड ने कुछ अच्छा कर लिया, तो मैं उसको यही समझाता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, ऐसा बिल्कुल ना सोचो। आपके अपने बच्चे में जो क्वालिटीज़ हैं, उनको एनहांस करने की कोशिश करो, उसको और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करो। उसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसको बढ़ाने की कोशिश करो। ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखो।
अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे और अगर हम उन एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतर पाए तो फिर ये फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर ही आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि गोल्स हम छोटे-छोटे गोल्स सेट करें ताकि हम उनको अचीव कर पाएँ और एक सेल्फ सैटिस्फैक्शन का भाव हमारे अंदर हो। तो देखिए एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम फ़ोबिया के बारे में मैं बहुत सारी चीज़ें जो मैं समझ सकता था, जो मैं समझा सकता था, वो मैंने कोशिश की कि मैं समझाऊँ आपको। मैं उम्मीद करूँगा कि इस पूरे सेशन से आपको कुछ निश्चित रूप से कुछ मदद मिली होगी और मेरी टेक्निकल टीम जो है मुझसे कह रही है कि मैं अब इसको समाप्त करूँ और मुझसे ये भी कह रही है कि आप ये अपील करें, अर्थात मैं ये अपील करूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसे शेयर भी करें। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो लेक्चर मेरा है इसको निश्चित रूप से शेयर किया जाना चाहिए। क्योंकि इससे बहुत सारे दूसरे लोगों को भी मदद मिलेगी, बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे पेरेंट्स को कुछ सीखने में या कुछ समझने में मदद मिलेगी। चलिए अभी मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।